हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्जरा चौहान यूट्यूब के लर्निंग पाठशाला चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो सीटेट के लिए हम लोग ईवीएस पढ़ चुके हैं, पर ये रिवीजन करेंगे हम लोग एक या दो वीडियो में। ये मैराथन कंप्लीट हो जाएगी ईवीएस की। तो ये रिवीजन बहुत ही अच्छा है, आप लोग देखें इसको ज़रूर, आप लोगों को ज़रूर इससे हेल्प मिलेगी। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकन दबाएं जिससे आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जो कमेंट बॉक्स है या टेलीग्राम है, वो कमेंट बॉक्स से या डिस्क्रिप्शन से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। तो जो टॉपिक है हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, थीम से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद धीमे धीमे टॉपिक पढ़ते चले जाएंगे। तो ईवीएस का जो मैराथन है, जो रिवीजन है, वो कंप्लीट हो जाएगा, जो कि एग्ज़ाम हमारा आ रहा है, तो रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे ये है एनसीएफ 2005 फॉर ईवीएस, तो इसमें थीम दी गई है कितनी, 6 थीम है। थीम कौन कौन सी है? परिवार व मित्र है, भोजन है, जल है, आवास, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो इसमें ये है थीम में क्या है कि ये 6 थीम है, मात्र कितनी है, 6 थीम है। ये हम लोगों को याद रखनी है कि सिर्फ ये 6 थीम है। क्वेश्चन में पूछ देते हैं, 3 इसमें से थीम रख देंगे और एक उप थीम को रख देंगे, फिर पूछेंगे इसमें से उप थीम कौन है। तो आप लोग ये जो थीम है इनको याद रखें, परिवार, मित्र, भोजन, जल, आवास, यात्रा, चीज़ें जो हम करते हैं। उसके बाद में उप थीम पर आते हैं। तो परिवार व मित्र में उप थीम है 4, पेड़ पौधे, संबंध, कारवा, खेल और जानवर। ये 4 उप थीम है। उसके बाद में भोजन में भी हमें उप थीम दी गई है, चखना, पचाना, पकाना, संरक्षण तकनीक और किसान व भोग। लेकिन जो सबसे मेन जो मुख्य जो थीम है, उप थीम है, यानी सब थीम है, उप थीम को सब थीम बोलते हैं। तो इसमें 4 हैं, ये जो मेन है। अगर इसके बारे में पूछा जाए तो ही हम लोग बताएंगे, नहीं तो फिर उप थीम में सिर्फ इनको ही जानते हैं, जो ये परिवार व मित्र में पेड़ व पौधे, संबंध, कारवा, खेल, जानवर दिए गए हैं। उसके बाद में सिंबल ऑफ मैप, जो मैप पूछा जाता है, मैप में कुछ सिंबल दिए जाते हैं, तो सिंबल के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये जो सिंबल होता है, ये माउंटेन का होता है, ये हाईएस्ट एवेल्यूएशन का होता है, ये रिवर का होता है, और ये जो बड़ा सा बना हुआ है ये कैपिटल का, और इसी टाइप का छोटा होता है वो सिटी का, ये टाउन का है, और ये एरोप्लेन का है। तो ये हमारे सिंबल ऑफ थीम है। उसके बाद में और भी टॉपिक है वो लेते हैं। अब उसके बाद में है लिंग हू फेन। तो लिंग हू फेन क्या होता है? ये जो लिंग हू फेन है, पकवान है, ये हांगकांग में खाया जाता है, और ये जो है सांप के मांस से बनता है। फिर उसके बाद में टैपियोका। तो टैपियोका क्या होता है? केरल में जमीन के नीचे कोई फल या सब्जी होती है जो उगाई जाती है, उसे टैपियोका कहते हैं। शकरकंद की तरह से कुछ होता है, साबूदाना, उससे फिर साबूदाना की तरह बनाया जाता है। तो टैपियोका क्या है? जमीन के नीचे फल या सब्जी जो उगाई जाती है, वहाँ पर जमीन के नीचे उगाया जाने वाला फल या सब्जी है ये। जमीन के नीचे जो उगाया जाता है फल या सब्जी है ये। फिर उसके बाद में जानवर पर बने जो पैटर्न उनके बालों के कारण होते हैं। जानवर पे जो पैटर्न बने होते हैं उनके बॉडी पर नहीं होते, उनके बालों के कारण होते हैं। कान व बाल बहारी, मतलब जिसके ऐसे हम लोगों की तरह, या जैसे गाय है, भैंस है, इसकी तरह जिसके कान बाहरी दिखते हैं और शरीर पर जो बाल होते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो बच्चे जन्म देते हैं। ऐसे जानवर क्या करते हैं? बच्चे जन्म देते हैं। और जिसके कान बाहरी नहीं दिखते हैं, जैसे छिपकली है, छेद जैसे होते हैं, उसमें कान नहीं दिखते हैं और बाल नहीं होते हैं शरीर पर, तो वो क्या करते हैं? अंडे देते हैं। वो जानवर क्या करते हैं? अंडे देते हैं। फिर सपेरों की जाति है एक, जो उसे क्या कहते हैं? कालबेलिया। क्या बोलते हैं? कालबेलिया। फिर है नागगुम्फन एक रंगोली है। नागगुम्फन क्या है? एक रंगोली है, जो सौराष्ट्र, गुजरात व दक्षिण भारत में बनाई जाती है, या यूज़ किया जाता है उसका। फिर उसके बाद में चींटियों की दुनिया। तो चींटियों के बारे में क्या है कि ये जो चींटियां हैं, देखा होगा, एक दूसरे के पीछे चलती हैं, धीमे धीमे एक दूसरे को फॉलो करती हुई चलती हैं। तो ये एक स्मेल के कारण चलती है, इनमें एक स्मेल होती है जिसके कारण ये एक दूसरे के पीछे चलती हैं। फिर है जो चींटियों के बारे में है कि रानी चींटी क्या देती है? अंडे देती है। सिर्फ रानी चींटी ही अंडे देती है। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती हैं, और जो मजदूर होती हैं वो जो भोजन ढूंढ कर लाने का काम करती हैं। जैसे ये चींटी काम करती हैं, उसी तरह दीमक, मधुमक्खी और ततैया भी इसी तरह कार्य करते हैं। तो दीमक
ततैया और मधुमक्खी भी चींटियों की तरह ही कार्य करते हैं कि रानी जो होता है वो अंडे देती है, सिपाही बिल की रक्षा करते हैं और जो मजदूर होते हैं, जो मजदूर चींटियां हैं वो भोजन ढूंढ कर लाती हैं। फिर इसके बाद में अगले टॉपिक देखेंगे हम लोग। अब उसके बाद में है ये कि घरों की संरचना कहाँ कहाँ कैसी कैसी होती है, अलग अलग शहरों में या कैसी देशों में, अलग अलग राज्यों में कैसी संरचना होती है घरों की। तो असम में क्या है, असम में बांस के खंभों पर टिके हुए होते हैं। असम में क्या होता है, पानी मतलब बहुत बरसता है, बारिश बहुत होती है, तो वहाँ पे मजबूत जो बांस के खंभे होते हैं वो ज़मीन में लगा दिए जाते हैं, उसके ऊपर घर बनाया जाता है लगभग 10-12 फीट की ऊंचाई पर। वो बांस जो गाड़े जाते हैं वो 10-12 फीट ऊंचाई के होते हैं, उस पर बनाया जाता है क्योंकि यहाँ वर्षा अधिक होती है। फिर लद्दाख, लद्दाख में पत्थरों के बने हुए होते हैं, पत्थर एक के ऊपर एक करके बनाते हैं, फिर उसके बाद मिट्टी और चूना से लेप करते हैं, मिट्टी और चूना से लेप करते हैं। छत, फर्श और सीढ़ियाँ लकड़ी की होती हैं। जो छत होती है और जो फर्श है और जो सीढ़ियाँ होती हैं वो लकड़ी की होती हैं, और जो नीचे फ्लोर पर खिड़की नहीं होती। और नीचे वाला जो ये मतलब 2 मंजिल बनाते हैं, डबल फ्लोर के बनाते हैं, नीचे वाले फ्लोर पर खिड़की नहीं होती है। गर्मियों में ये सर्दियों के लिए फल सब्जी सुखा लेते हैं, गर्मियों में ही भाप के लिए मतलब फल सब्जी ये लोग सुखा लेते हैं। और सड़कें कम है, कहीं कहीं है ही नहीं। ये लद्दाख के बारे में है। फिर है जो हिली एरियाज़ हैं, मतलब जो पर्वतीय एरिया है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जहाँ पर, तो वहाँ पर नायलॉन का टेंट बनाते हैं। किसका टेंट बनाते हैं, जो घर होता है वो नायलॉन का टेंट होता है। उसके बाद में श्रीनगर में डोंगा बोट है, ये जो पानी में तैरती हैं ये बोट हैं श्रीनगर में जो होती हैं। और डल झील व झेलम नदी में हाउस बोट पानी में तैरती हैं। जो ये हाउस बोट होती हैं, ये जो डल झील और झेलम झील नदी है ये, इसमें ये लोग, ये जो बोट है, ये जो इनके ये घर होते हैं, ये इसमें तैरते हैं, जिसकी लंबाई 80 फीट और चौड़ाई 9 फीट होती है। अब उसके बाद में मनाली के बारे में, मनाली में भी पत्थर व लकड़ी के घर बने होते हैं जो हिमाचल प्रदेश में है। फिर है बल्लम, बल्लम एक छोटी नाव है लकड़ी की जो कि केरल में चलती है। बल्लम क्या है, छोटी नाव है लकड़ी की जो केरल में चलती है। कहाँ पर चलती है, केरल में चलती है। उसके बाद में है मधुमक्खी के बारे में। अभी हम लोगों ने चींटी के बारे में पढ़ा था, उसी तरीके से कुछ मधुमक्खी के बारे में है। और मधुमक्खी के बारे में ज़्यादा मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक मधुमक्खी है, एक हाथी है, एक बाघ है, तो इनके बारे में पूछे जाते हैं। तो जैसे मधुमक्खी में लिखा है, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है। क्या होती है, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। जो रानी मधुमक्खी होती है वही अंडे देती है। उसके बाद में जो मेल मधुमक्खी है यानी नर मधुमक्खी है, बहुत ही कम होते हैं। अंडे देने व पालन का समय अक्टूबर से दिसंबर होता है। अंडे देने का समय भी इनका अक्टूबर से दिसंबर होता है, और पालने का इनको जो समय है वो भी सही क्या है, अक्टूबर से दिसंबर है। फिर अधिकतर मक्खी वर्कर यानी मजदूर होती हैं। जो ज़्यादा से ज़्यादातर मक्खी क्या होती हैं, ये रस ढूंढने का काम करती हैं, तो ये मजदूर होती हैं। फिर है लीची के पेड़ बहुत मधुमक्खी को आकर्षित करते हैं। जो लीची के पेड़ की ओर ये लोग जो मधुमक्खी हैं बहुत आकर्षित होती हैं। फिर जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो विशेष प्रकार का नृत्य करती हैं। जैसे कहीं पे रस ढूंढने गई तो वहाँ पर एक विशेष प्रकार का नृत्य करेंगी, जिससे सभी मधुमक्खी इनकी ओर आकर्षित हो जाती हैं और वहीं से रस ले आती हैं। फिर उसके बाद में मुजफ्फरपुर में बहुतायत में लीची के पेड़ पाए जाते हैं। जो मुजफ्फरपुर है यहाँ पर बहुत अधिक लीची के पेड़ पाए जाते हैं। तो ये मधुमक्खी के बारे में हुआ, और ये लीची के बारे में कि मुजफ्फरपुर में बहुत सी लीची के पेड़ पाए जाते हैं। फिर अब मच्छर, मच्छर जो है हमारे तलवे जो होते हैं सोल, उसकी स्मेल से और जो बॉडी की हीट होती है गर्मी की वजह से, ये हम लोग को ढूंढ लेते हैं। फिर सांप है कि सांप बहरे होते हैं, इन्हें सुनाई नहीं देता है। जो बीन बजती है या कुछ भी बजता है तो इन्हें उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देती है, जो कंपन होता है उससे ये महसूस करते हैं। अब है कि 4 प्रकार के जहरीले सांप हैं, नाग है, करैत है, नाग, करैत, दुबोया और अफाई। हमारे यहाँ सिर्फ 4 प्रकार के जहरीले सांप हैं, नाग, करैत, दुबोया और अफाई। उसके बाद में ये फ्रेंड्स फॉर फार्मर बोले जाते हैं, किसान के मित्र बोले जाते हैं, क्योंकि ये चूहों को खाते हैं। जो सांप है वो चूहों को खाते हैं। फिर रेशम कीड़ा जो है कई किलोमीटर दूर से स्मेल से फीमेल रेशम कीट को पहचान लेता है। जो रेशम कीड़ा होता है, जो मेल रेशम कीड़ा होता है यानी नर रेशम कीड़ा, वो अपनी कई किलोमीटर दूर से जो
में जो फीमेल कीड़ा है, रेशम कीट, मादा रेशम कीट, उसको उसकी स्मेल से कई किलोमीटर दूर तक पहचान लेता है। तो ये हमारे ये टॉपिक है। अब इसके बाद में है ये हाथी। हाथी के बारे में है कि एक दिन में 100 केजी या 1 कुंटल भी कभी कभी लिख के आता है, कंफ्यूज नहीं होना। 100 केजी लिख के आएगा या 1 कुंटल लिख के आएगा, दोनों। तो एक दिन में 100 केजी तक पत्ती या झाड़ी खा लेता है। फिर उसके बाद में एक दिन में 2 से 4 आवर्स होता है। कितने आवर्स होता है? 2 से 4 आवर्स होता है ये। झुंड में केवल हथनियाँ व उनके बच्चे होते हैं। हथनियाँ होती हैं और उनके बच्चे होते हैं। जो झुंड होता है उनका, उसमें हथनियाँ और उनके बच्चे होते हैं। जो हाथी होते हैं, यानी जो मेल होते हैं हाथी, तो वो 14-15 वर्ष की एज में झुंड को छोड़ देते हैं। फिर है सबसे ज़्यादा उम्र जो बुढ़ी हथनी होती है वही मुखिया होती है। फिर है कीचड़। उन्हें क्या, कीचड़ में वो खेलते हैं ना, हाथी ज़्यादातर कीचड़ में खेलते हैं, तो कीचड़ उन्हें ठंडा रखता है। कान पंखे का काम करते हैं। जन्म के समय इनका जो वेट होता है 90 केजी होता है। जब हाथी के बच्चे का जन्म होता है तो उनका जो वेट है वो 90 किलो होता है और 3 मंथ में लगभग 2 कुंटल से ज़्यादा हो जाता है। तो ये हाथी के बारे में जानकारी है। उसके बाद में स्लॉथ के बारे में, ये थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है पर आपको बोलेंगे और दिखाई भी देगा कि हिंदी में स्लॉथ का अर्थ जो है आलस है। हिंदी में स्लॉथ का जो अर्थ है वो क्या है? आलस है। भालू जैसे ये जानवर है, ये कैसा दिखता है? भालू जैसे दिखते हैं। ये हमारे EVS में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसमें पूछा भी गया है कि ये कैसे दिखते हैं? भालू जैसे दिखते हैं। उम्र जीवन यानी इनका जो जीवन काल है, जो एज है, वो टोटल 40 वर्ष ही ये जीते हैं। 40 वर्ष है। जिस वृक्ष पर रहते हैं उसी की पत्ती खाते हैं। और ये 17 घंटे, कितने? 17 घंटे पेड़ से उल्टे लटक कर सोते हैं। 17 घंटे, 17 आवर। उसके बाद वीक में यानी सप्ताह में 1 बार नीचे उतरते हैं। पूरी लाइफ में अपने 8 पेड़ों का यूज करते हैं। 40 वर्ष जीते हैं, एक पेड़ लगभग 5 वर्ष चलता है, तो ये अपने पूरे जीवन में 8 पेड़ों का यूज करते हैं। जिस पेड़ पर रहते हैं उसी की पत्ती खाते हैं और उसी पेड़ पर सोते हैं 17 घंटे। उसके बाद में बाघ के बारे में, अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग साउंड निकालते हैं। जैसे कहीं खतरा है तो उसके लिए अलग साउंड निकालेंगे, कहीं खुशी है तो उसके लिए अलग निकालेंगे, या गुस्सा है तो उसके लिए अलग निकालेंगे। तो ये लोग जो है, ये जो बाघ हैं, अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग साउंड निकालते हैं। फिर है कि जो उनकी मूंछ होती हैं, मूंछ बहुत ही सेंसिटिव होती हैं। इनकी जो मूंछ है, मूंछ वो बहुत ही सेंसिटिव होती हैं। वो कंपन को समझ लेती हैं। जैसे हवा चलती है तो उसके कंपन को समझ लेती हैं। ये रात में इन्हीं के कारण शिकार कर पाते हैं, शिकार ढूंढ पाते हैं। फिर इनकी जो दहाड़ है, दहाड़ते हैं जब ये, तो ये 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। कहाँ तक सुनाई देती है? 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। और इनके कान जो हैं अलग अलग दिशा में घूम जाते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में इनके कान घूम जाते हैं। फिर हम मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा रात में देख सकते हैं। ये जो बाघ है, ये मतलब रात को मनुष्य से जितना हम लोग देखते हैं उससे 6 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। यानी हम लोग 2 मीटर का देखेंगे तो ये 12 मीटर का देखेंगे, 6 गुना ज़्यादा देखते हैं। फिर है कि सुनने की क्षमता तेज होती है। इनकी जो सुनने की क्षमता है वो बहुत ही तेज होती है। पत्तियों के खड़खड़ाहट और जानवर के चलने की जो पत्तियों में और झाड़ियों में आवाज़ होती है, उसमें ये अंतर कर लेते हैं कि झाड़ी हवा से हिल रही है या कोई जानवर है। तो इनकी सुनने की क्षमता बहुत ही तेज होती है। फिर जानवर के बारे में एक पॉइंट रह गया था, अभी हम लोगों ने बालों के बारे में पढ़ा था कि इसमें पैटर्न बालों के कारण होता है। फिर इसमें है कि जो जानवर हैं उतने कलर नहीं देख पाते हैं जितने मनुष्य देख लेते हैं। और जो रात को जागने वाले जो जानवर होते हैं तो वो क्या करते हैं? ओनली ब्लैक एंड वाइट देखते हैं। जैसे रात को जागने वाला उल्लू है, पक्षी है, तो ये क्या है? सिर्फ ओनली ब्लैक एंड वाइट देखता है। और जो जानवर हैं जो दिन में जागते हैं वो उतने कलर नहीं देख पाते जितने मनुष्य देखते हैं। अब इसके बाद में ये टॉपिक है कि पक्षी के बारे में दिया गया है कि पक्षी जो है घोंसले का यूज अंडे देने के लिए करता है। पक्षी जो घोंसले का यूज करता है वो एक अंडे देने के लिए करता है। तो बच्चे बड़े होते ही वो घोंसला छोड़ देते हैं। जो उनके जो पक्षी हैं उनकी जो आँख की पुतली है, हम लोगों की तरह ऐसे जो आँख की पुतली ऐसे घूम जाती है, तो वो उनकी आँख की पुतली ऐसी नहीं घूमती है, उनको पूरी ऐसे गर्दन घुमानी पड़ती है। तो इसलिए वो गर्दन घुमाते हैं। आँखें जो सिर के दोनों तरफ होने पर 2 थिंग्स यानी 2 वस्तुओं
को एक साथ देख सकते हैं। एक वस्तु पर फोकस होने पर वस्तु की दूरी का अनुमान लगा सकते हैं। जैसे उनकी आंखें जो हैं, हम लोगों की जो सामने की तरफ होती है, उनकी आंखें सर के दोनों तरफ होती हैं, तो वो एक साथ दो वस्तुओं को देख सकते हैं। एक साथ क्या कर सकते हैं, दो वस्तुओं को देख सकते हैं। और एक ही वस्तु पर फोकस होने पर वो उनकी दूरी का अनुमान भी लगा सकते हैं। तो ये पक्षियों के बारे में है। फिर उसके बाद में दांत के बारे में दिया गया है। दांत के बाद में फिर हम पक्षियों के घोंसले के बारे में पढ़ेंगे, कौन से पक्षी घोंसला बनाते हैं। तो दांत के बारे में दिया गया है, जो गाय है, यानी गाय से इसमें मतलब है जो शाकाहारी हैं, यानी घास फूस जो खाते हैं, तो उनके जो आगे के दांत नुकीले काटने के लिए और पीछे के दांत चपटे चबाने के लिए होते हैं। आगे के दांत ऐसे नुकीले होते हैं जिससे वो कोई चीज़ काट सके, और पीछे के दांत चबाने के लिए होते हैं, जो शाकाहारी होते हैं। इसमें गाय से दिया गया है, तो गाय के ऐसे दांत होते हैं। फिर बिल्ली और कुत्ता के नुकीले दांत होते हैं। बिल्ली और कुत्ता के कैसे दांत होते हैं, नुकीले दांत होते हैं, क्योंकि वो मांस खाते हैं, तो मांस फाड़ने के काम आते हैं। फिर है कि सांप के दांत नुकीले होते हैं। तो सांप के दांत नुकीले तो होते हैं, जो उनके दो फैंग्स होते हैं, जो फैंग्स बोले जाते हैं, विषदंतक होते हैं, वो उन दांतों से कुछ भी खाते नहीं हैं, बल्कि वो निगलते हैं। और वो जो दांत होते हैं उनको वो डसने का काम करते हैं, यानी वो कोई चीज़ उन दांतों से खाते नहीं, चबाते नहीं हैं, वो निगलते हैं। फिर है गिलहरी। गिलहरी के जो आगे जो दांत हैं, ये वो हमेशा ही बढ़ते रहते हैं। वो इन्हीं दांतों से कुछ ना कुछ खाती है, तो इस वजह से वो थोड़े बहुत घिसते रहते हैं, नहीं फिर उनके दांत जो है हमेशा पूरी ज़िंदगी बढ़ते रहते हैं, गिलहरी के दांत। अब इसके बाद में जो दांतों के बाद में हम घोंसले के बारे में पढ़ेंगे। तो कलचड़ी हिंदी में, इंग्लिश में इंडियन रोबिन बोलते हैं। ये जो अपने घोंसले बनाते हैं, पक्षी जो है अपने घोंसले का जो यूज़ करते हैं सिर्फ अंडे देने के लिए करते हैं। बच्चे बड़े होते ही छोड़ देते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये लोग जो है, जो कलचड़ी है, ये रोड के साइड जो पत्थर होते हैं, पत्थरों में ये अपने घोंसले बनाते हैं, पत्थरों में घोंसले बनाते हैं। फिर है कौवा। कौवा क्या करता है, पेड़ पर, इसका जो घोंसला है पेड़ पर होता है, पर ये लोहे के तार और लकड़ी की शाखा से अपना घोंसला बनाता है। और कोयल जो है कौवे के घोंसले का ही यूज़ करती है। कोयल के जो अंडे हैं, कौवा जो है कोयल के अंडे के बारे में समझ नहीं पाता ये किसके हैं, उसको पालन पोषण करता है। जो कोयल के अंडे हैं वो कौवे से थोड़े से छोटे होते हैं, और जो कौवा और कोयल एक ही घोंसले का यूज करते हैं। कौवा बनाता है, कोयल उसका यूज कर लेती है। फिर है फक्ता। वो फक्ता क्या है, ये जो फक्ता है इसे कैक्टस, यानी फक्ता इसे डॉब बोलते हैं, इंग्लिश में DOVE, डॉब। तो ये कैक्टस के कांटों के बीच मेहंदी के पौधे में घोंसला बनाते हैं। ये तो या तो कैक्टस के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाएंगे, जो डॉब होते हैं, डव, DOVE डव, और फक्ता हिंदी में बोलते हैं, या फिर मेहंदी के पौधे में घोंसला बनाएंगे। फिर है गौरैया या कबूतर। ये गौरैया और ये कबूतर जो हैं, ये कहीं पे भी घोंसला बना लेते हैं। ये जैसे अलमारी है या छत है या किसी का आईना इनको दिख गया ऐसी जगह पे, तो ये उनके पीछे कहीं भी घोंसला बना लेते हैं, गौरैया और कबूतर। फिर है बसंत गौरी बारबेट। तो बसंत गौरी बारबेट भी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसके बारे में कहा गया है कि ये पेड़ के तने में छेद बनाकर घोंसला बनाते हैं। पेड़ के तने में आप लोगों ने देखा होगा छेद होता है, तो ये उसमें घोंसला बनाते हैं, अपने बच्चों को रखते हैं। और ये सभी पक्षी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो घोंसला छोड़ देते हैं। फिर है दार्जिप चिड़िया। दार्जिप चिड़िया से मतलब है दर्जी चिड़िया। दर्जी का मतलब टेलर, बर्ड भी लिख के आता है कभी कभी, दर्जी चिड़िया, दार्जिप चिड़िया। क्योंकि इसका नाम ये इसलिए है क्योंकि ये पत्तों को सीकर अंडे देने हेतु पात्र तैयार करती है। यानी कि पत्ते को सिलकर ये एक पात्र तैयार करती है अंडे देने के लिए। तो इसको दार्जिप चिड़िया, टेलर या दर्जी चिड़िया बोलते हैं। फिर है शक्कर खोरा को सनबर्ड बोलते हैं, जो कि हम लोगों ने PYQs जो किए हुए हैं उनमें इनसे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। सनबर्ड के बारे में मोस्टली पूछा गया है। जो शक्कर खोरा है सनबर्ड, ये छोटे पेड़ या झाड़ी पर, जैसे जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं या झाड़ी पर, ये लोग लटकते हुए घोंसला बनाते हैं। सनबर्ड बोलो या शक्कर खोरा बोलो। फिर है बीवर पक्षी। तो बीवर पक्षी के बारे में है कि जो नर बीवर होता है वो घोंसले बनाता है,
और जो मादा बीवर होती है वो सही घोंसले का चुनाव करती है अंडे देने के लिए। तो ये क्या हो गया, वीवर पक्षी। अब है उल्लू और मैना के बारे में 2 पॉइंट है कि उल्लू जो है, ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा गया है। उल्लू जो है अपनी गर्दन काफ़ी हद तक पीछे घुमा सकता है, 360 डिग्री तक अपनी गर्दन उल्लू पीछे घुमा सकता है। और जो मैना है ये झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। ठीक है, वो है खेजड़ी वृक्ष के बारे में दिया गया है कि खेजड़ी वृक्ष राजस्थान में अन्य स्थानों पर है। राजस्थान में है जो खेजड़ी वृक्ष है, जो हम लोग के एग्जाम में पूछा जाता है, राजस्थान में है, लेकिन ये अन्य स्थानों पर भी पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया, खेजड़ी वृक्ष कहाँ पर है, राजस्थान में है। अब ये क्या है, ये छायादार वृक्ष है, यानी रेगिस्तान में हम लोग जानते हैं कि गर्मी होती है, तो ये क्या है, छायादार वृक्ष है, यही इन लोगों के काम आता है। और ये कम पानी में उगता है, कम पानी में उगता है, छायादार वृक्ष है, तो इन लोगों के लिए फायदे के लिए काम होता है। फिर है इसका जो चारा होता है वृक्ष का, चारे को लूंग कहते हैं, और उसका जो फूल होता है, फूल को मीझर बोलते हैं। जो इस पेड़ का जो फूल होता है, फूल लगते हैं जो, फूल को मीझर बोलते हैं, और इसका जो चारा होता है जानवर खाते हैं उसको लूंग बोलते हैं। अब है जो इसकी फली होती है यानी फल होता है, उसे सांगरी बोलते हैं, जिसकी इस फली की सब्जी बनाई जाती है। फिर छाल जो है, इस दवाइयाँ बनती हैं, और जो खेजड़ी वृक्ष की जो छाल है उससे दवाइयाँ बनती हैं। इसको खेजड़ी या खेजड़ली दोनों नामों से जानते हैं, और इस खेजड़ी या खेजड़ली के नाम से एक गांव भी है जो राजस्थान में है। अब है कि लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है, इससे दवाइयाँ बनाई जाती हैं इस छाल से, और इसमें इस लकड़ी में कीड़ा भी नहीं लगता है। खेजड़ी वृक्ष में गर्मी में भी हरा रहता है, और ये गर्मी में भी हरा रहता है, तो ये जो रेगिस्तान में है यही सहायता करता है, यही वृक्ष सहायता करता है। उसके बाद फूलों के बारे में दिया गया है, फूलों के बारे में दिया गया है कि फूलों की जो घाटी है वो क्या है, उत्तराखंड है। फूलों की घाटी किसे कहते हैं, उत्तराखंड को कहते हैं। फिर उसके बाद में कचनार के फूल, कचनार के फूल उत्तर प्रदेश में, केले के फूल केरल में, और सहजन के फूल मध्य प्रदेश में। यानी कचनार के फूल की सब्जी उत्तर प्रदेश में बनाई जाती है, और केले के फूल की सब्जी केरल में बनाई जाती है, और सहजन के फूल की सब्जी मध्य प्रदेश में बनाई जाती है। उसके बाद में इसमें दिया गया गेंदा और जीनिया है। गेंदा और जीनिया 2 फूल हैं, ये इनका क्या यूज़ होता है, ये कपड़े के रंग बदलने के काम आते हैं। गेंदा और जीनिया किसके काम आते हैं, कपड़े के रंग बदलने के काम आते हैं। उसके बाद में कन्नौज जो है हमारा इस फेमस है इत्र के लिए, गुलाब जल के लिए, और केवड़ा के लिए फेमस है। उसके बाद में रेगिस्तानी ओक वृक्ष यानी डिजर्ट ओक ट्री, इसके बारे में दिया गया है। तो ये रेगिस्तानी ओक वृक्ष जो है, डिजर्ट ओक ट्री, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 4 मीटर होती है, यानी कक्षा की जो छत होती है उसके बराबर होती है, और इसकी जो गहराई होती है वो ऊंचाई की 30 गुनी होती है। तो ऊंचाई 4 मीटर होगी, तो 4 × 12 यानी 120 मीटर नीचे गहराई दर्ज जाती है। तो 4 मीटर ऊंचाई, गहराई ऊंचाई की 30 गुनी। फिर जो है इसकी जड़ें पानी तक जाती हैं, और तने में पानी को स्टोर कर लेती हैं, जिससे वहाँ के लोग जो होते हैं, वहाँ के जो स्थायी लोग होते हैं, वो लोग उसमें पतले पाइप लगाकर उस पानी को पी भी लेते हैं। अब इसमें दिया गया है पिचर प्लांट, ये हमारा रेगिस्तानी ओक के बारे में हो गया है। अब है पिचर प्लांट, या इसको घटपर्डी भी बोलते हैं, या निफेंथिस भी बोलते हैं, तीनों नाम है इसके। इसको क्या कहते हैं, क्लेवर प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही क्लेवर है। ये एक अपनी स्पेशल स्मेल से कीड़ों को और मेढकों को, चूहों को, छोटे छोटे जानवरों को, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और उनका शिकार बना लेता है, तो इसलिए इसको क्लेवर प्लांट भी कहते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और भारत के मेघालय में पाया जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में और भारत के मेघालय में पाया जाता है। फिर उसके बाद में यही लिखा है कि स्पेशल स्मेल से इंसेक्ट फ्रॉग का शिकार करता है। फिर सांप जो है, सांप के 2 दांत होते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। सांप के 2 दांत ये आगे के होते हैं, ये फैंग्स बोले जाते हैं, यानी विषदंतक बोले जाते हैं। इन्हीं से ये डसता है, जिसको भी डसता है, और जहर से, जो सांप का जो जहर होता है उसी से सीरम बनता है जहर को कम करने के लिए। अब इसके बाद में आगे के टॉपिक करलम मंडलेश्वरी के बारे में। तो करलम मंडलेश्वरी जो है ये आंध्र प्रदेश से हैं। कहाँ से हैं, आंध्र प्रदेश से हैं। ये क्या है, एक महिला है जो कि वेट लिफ्टर है। ये क्या है, ये महिला है, वेट लिफ्टर है, वेट लिफ्टिंग का काम करती हैं।
इन्होंने जब ये 12 वर्ष की थी तब से इन्होंने वेट लिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद में 130 केजी ये वेट लिफ्ट कर सकती हैं। ये जो है 130 केजी वेट लिफ्ट कर लेती हैं। और इनके जो फादर थे पुलिस कांस्टेबल थे और इन्होंने 29 इंटरनेशनल मेडल जीते हैं। वैसे तो उन्होंने बहुत सारे मेडल जीते हैं पर जो इंटरनेशनल हैं वो 29 है इंटरनेशनल मेडल जीते हैं। उसके बाद में है ये जो कर्नल मनोज सिंह के बारे में पूरा हो गया। अब ये मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग में है कि मधुबनी जिला बिहार का है। ये जो मधुबनी पेंटिंग है ये एक मधुबनी जिला है जो बिहार का है। चावल के आटे से बनती है, ये चावल के आटे से बनाई जाती है और उसमें जो रंग का यूज किया जाता है वो पेड़ से, फूल से, पत्ती से, इनसे पेड़ का रंग यूज किया जाता है। हल्दी, नील। अब है ये लोक कला का प्रकार है यानी फोक आर्ट है, जिसे इंग्लिश में फोक आर्ट बोलते हैं। ये लोक कला का प्रकार है और इसमें पेंटिंग में मानव, जानवर, पेड़, फूल और मछली आदि के चित्र बने होते हैं। अब इसमें गीजूभाई भदेका के बारे में है। तो गीजूभाई भदेका एक टीचर के रूप में थे और ये गुजरात के रहने वाले थे और एक टीचर के रूप में थे। इनकी जो बुक थी वो है दिवा स्वप्न। इन्होंने जो पुस्तक लिखी है दिवा स्वप्न, बहुत ही अच्छी पुस्तक है इनकी दिवा स्वप्न। तो इनकी बुक दिवा स्वप्न है। गुजरात के थे ये और एज अ टीचर थे, एक टीचर के रूप में थे। फिर है हिलगुंडी। हिलगुंडी के बारे में है, ये कर्नाटक का गांव है। हिलगुंडी क्या है? एक कर्नाटक का गांव है ये। यहाँ पर पंचायत को भीमा संघ कहते हैं। जो यहाँ पे पंचायत होती है उसको भीमा संघ कहते हैं। तो इस पंचायत भीमा संघ कहते हैं। ये क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ बड़ों के साथ में पंचायत में बच्चे भी शामिल होते हैं, उनकी बात को भी पूछा जाता, रखा जाता है। फिर उसके बाद में है बरगद का पेड़ के बारे में है कि बरगद का पेड़ जो है, जो भोजन का भंडारण, इनकी जो जड़ें हैं वो भोजन का भंडारण नहीं करती हैं और जो शाखाएं लटकती हैं वो जड़ होती हैं। जैसे ऐसे जो शाखाएं लटकती हैं वही जड़ होती हैं और ये भोजन का भंडारण नहीं करती हैं। अब है नील आर्मस्ट्रांग के बारे में। तो नील आर्मस्ट्रांग के बारे में दिया गया है कि चांद पर पैर रखने वाले पहले व्यक्ति थे। ये चांद पर पैर रखने वाले पहले व्यक्ति हैं। 1969 में ये चांद पर गए थे। नील आर्मस्ट्रांग है। अब सूर्यमणि के बारे में बताया गया है। सूर्यमणि क्या है? एक ये आदिवासी महिला है। ये क्या है? एक आदिवासी महिला है। तो इन्होंने जो है कि जो लड़कियां थीं आदिवासी, उनकी पढ़ाई को लेकर खुद स्कूल गईं, फिर उनको सिखाया, जो कुछ भी किया। तो इसलिए ये एक सच्ची घटना है और ये गर्ल स्टार के नाम से जानी जाती हैं। तो सूर्यमणि के बारे में पूछा भी गया है कि ये किसके नाम से जानी जाती हैं? एक गर्ल स्टार के नाम से। अब चूहे के बारे में है कि चूहे को आँखों से दिखता नहीं है, चूहे देख नहीं सकते हैं, पर इनकी जो टच है, मतलब किसी चीज़ को टच कर ले, वो क्षमता और सूंघने की क्षमता और टेस्ट की क्षमता सबसे बेस्ट होती है। तो ये अब इसके बाद में आगे ये टॉपिक है। इसमें दिया गया है कि चमगादड़ है, चील है, बाज है, गिद्ध है, मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा देखते हैं। कौन कौन से हैं? चमगादड़, चील, बाज और गिद्ध। ये हम लोगों से यानी मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा देखते हैं। फिर ये जो मछली है वो कश्मीर में सरसों के ऑयल में पकी हुई खाई जाती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कश्मीर या गोवा में, कश्मीर में कैसी मछली खाई जाती है? ऑप्शन दिए जाते हैं सरसों के तेल में, नारियल के तेल में या तिल के तेल में। तो कश्मीर में जो मछली खाई जाती है वो सरसों के ऑयल में पकी हुई खाई जाती है और गोवा में नारियल के तेल में पकी हुई खाई जाती है। फिर श्रीनगर में डल झील है और श्रीनगर में जो कहवा बनता है वो किससे किससे बनता है? बादाम और इलायची से बनता है श्रीनगर में कहवा, जो कि सर्दी से बचाता है। फिर है इसमें मलयालम भाषा के बारे में दिए गए हैं, जो रिलेशन के जो शब्द होते हैं वो दिए गए हैं। मलयालम भाषा में बलियम्मा किसको कहते हैं? बलियम्मा माँ की बड़ी बहन को कहते हैं और अम्मू माँ नानी को कहते हैं, चिट्टपन चाचा और कुंजम्मा चाची को कहते हैं। ये मलयालम भाषा के बारे में हुआ कि बलियम्मा माँ की बड़ी बहन, अम्मू माँ नानी, चिट्टपन चाचा और कुंजम्मा चाची। फिर उसके बाद में लद्दाख के बारे में दिया गया है कि ये ठंडा रेगिस्तान इसे कहते हैं। ठंडा रेगिस्तान किसे कहते हैं ऐसे करके पूछा जाता है तो लद्दाख को कहते हैं। कोल्ड डिजर्ट या ठंडा रेगिस्तान लद्दाख को कहते हैं। यहाँ की जो मदर को यानी माता को यहाँ पर अम्मा ले और फादर को अब्बा ले कहते हैं। लद्दाख में मम्मी को अम्मा ले और पिताजी को अब्बा ले कहते हैं। फिर है फेरी शिकारा बोट है। फेरी और शिकारा ये नाव है, बोट है जो केरल में चलती हैं। फिर है टेकला विलेज और बज्जू गांव।
टेकला विलेज और बज्जू विलेज ये दोनों कहाँ पर है? राजस्थान में। टेकला विलेज और बज्जू विलेज राजस्थान में है। फिर है बेलवेनिका जो शहर है कर्नाटक में है। भोलन और विलेज असम में है। नल्लामदा आंध्र प्रदेश में है और बाजार गांव महाराष्ट्र में है। इन गांवों के बारे में पूछा जाता है ये कहाँ पर हैं, तो इसलिए इसमें दिया गया है। फिर है फेदर यानी फर, जो पक्षियों के फर होते हैं वो उनको सर्दियों से बचाने के काम आते हैं और समय समय पर वो गिरते और उगते हैं। फिर है ब्रेल लिपि के बारे में दिया गया है कि ब्रेल लिपि जो दी गई है ये लुइस ब्रेल के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? लुइस ब्रेल के द्वारा दी गई है। और ब्रेल डे हम लोग 4 जनवरी को मनाते हैं। 4 जनवरी को ब्रेल डे मनाते हैं। कंप्यूटर द्वारा भी इसको लिखा जा सकता है, कंप्यूटर के द्वारा भी लिखा जा सकता है। बेस्ड ऑन 6 पॉइंट, ये 6 पॉइंट पर आधारित है, 6 बिंदुओं पर आधारित है। तो ये जब लुइस ब्रेल ने इनकी जो इन द्वारा दी गई है, ये लुइस ब्रेल जब 3 साल के थे तो इनके जो फादर थे वो कुछ टूल का काम करते थे, तो इनकी उससे आंखें खराब हो गई थी, तो इन्हें पढ़ने का शौक था, तब इन्होंने ये ब्रेल लिपि बनाई, तो लुइस ब्रेल ने दी। फिर है मुक्तापुर गांव के बारे में, आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली ज़िले में है। जो मुक्तापुर गांव है वो आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली ज़िले में है। ज़िले में अधिकतर बुनकर रहते हैं, बुनाई को ही पोचमपल्ली कहा जाता है। पोचमपल्ली की यहाँ से साड़ियाँ भी फेमस हैं यहाँ की, और वहाँ पे चटाइयाँ आदि बनाई जाती हैं। फिर है फेमस चीज़ें हैं कुछ, जैसे कुल्लू की शॉल फेमस है, और असम का सिल्क फेमस है, कश्मीर की कढ़ाई यानी एम्ब्रॉयडरी जिसे बोलते हैं वो फेमस है, मधुबनी पेंटिंग फेमस है। तो ये हमारा ये टॉपिक हो गया। इसके आगे का हम देखेंगे लेफ्टिनेंट वहीदा प्रिज्म के बारे में। तो आप लोगों को ये सीरीज़ कैसी लग रही है तो आप लोग कमेंट में बताएं, और इसको वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुंच जाए। तो इसमें पढ़ेंगे लेफ्टिनेंट वहीदा प्रिज्म। लेफ्टिनेंट वहीदा प्रिज्म के बारे में है कि इंडियन नेवी की डॉक्टर थी। ये पहली महिला थी इंडियन नेवी की डॉक्टर थी, और ये कहाँ की थी? थन्ना मंडी की थी, जो जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले से थी। जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में है। ये जो थन्ना मंडी है ये जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में है, ये यहीं से थी। और इन्होंने फर्स्ट लेडी है, इन्होंने जिसने परेड को कमांड किया था। ये फर्स्ट लेडी हैं जिसने परेड को कमांड किया था। और टोटल कमांड्स इनकी 36, जो कमांड्स होती है वो टोटल कमांड्स कितनी थी? 36 थी। अब है अलबरूनी के बारे में। अलबरूनी जो है उज्बेकिस्तान से भारत आया था। कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से भारत आया था। और आर्किटेक्ट को इन्होंने अच्छा बताया था। भारत का जो आर्किटेक्ट है यानी यहाँ के जो तालाब थे या जो भी चीज़ें बनी हुई थी तो इन्होंने इसको अच्छा बताया था। फिर है कि घड़सी सर तालाब। घड़सी सर तालाब जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था। जैसलमेर के राजा थे जो घड़सी थे, इन्होंने तालाब बनवाया था। और सर का मीन्स होता है, सर लिखा हुआ घड़सी सर। घड़सी तो राजा हो गए, राजा घड़सी ने बनवाया था। और सर क्या होता है? मतलब झील यानी लेक। सर का मीन्स होता है झील, लेक। तो इसमें क्या थी? 9 झीलें कनेक्टेड थी। इन्होंने जो जैसलमेर के राजा थे घड़सी, इन्होंने घड़सी सर जो बनवाया था इसमें 9 झीलें आपस में कनेक्टेड थी। फिर उसके बाद में है उत्तराखंड में नई दुल्हन झरना पानी की पूजा करती है। यानी कि उत्तराखंड में आज भी ये प्रथा चलती है, जो नई दुल्हन आती है तो वो पानी की पूजा करती है, चाहे वो झरना की करे, कुएं की करे या हैंडपम्प की करे, मतलब पानी की पूजा करती है। फिर है 1986 में जोधपुर में जब वर्षा नहीं हुई, बावली जो सीढ़ीदार कुआं है उसको साफ करवाया गया था। तब उससे 200 ट्रक कचरा निकला था। यानी 1986 में जब जोधपुर में वर्षा नहीं हुई थी तब बावली का यूज किया जाता है। तो इसमें बावली के बारे में बताया गया कि बावली क्या है। बावली एक सीढ़ीदार कुआं होता है। उसके बाद में है बेलक्रो। तो बेलक्रो के बारे में बताया गया कि स्विट्जरलैंड के जॉर्ज मेस्ट्रल द्वारा निर्मित किया गया था बेलक्रो। जो स्विट्जरलैंड के जॉर्ज मेस्ट्रल थे, इनके द्वारा निर्मित किया गया था, जो हमारे बैग में लगता है, कपड़ों में लगता है और जूतों चप्पलों में जो लगाया जाता है वो चिपकने वाला होता है। इसमें छोटे छोटे हुक्स होते हैं। फिर है मृत सागर के बारे में कि दुनिया में सबसे नमकीन सागर है। मृत सागर क्या है? दुनिया में सबसे नमकीन सागर है। इसमें 1 लीटर में 300 ग्राम नमक पाया जाता है।
अत्यधिक डेंसिटी के कारण, घनत्व के कारण उसमें डूबते नहीं हैं, ऊपर तैरते रहते हैं। उसके बाद में अनीमिया के बारे में बताया गया है कि हीमोग्लोबिन आयरन की कमी से होता है। अनीमिया किससे होता है? हीमोग्लोबिन यानी आयरन की कमी से होता है। और उपाय इसका क्या है? गुड़, आंवला, हरे या पत्तेदार सब्जी खाते हैं। ये पॉइंट ऐसे हैं जो कि सीटेट में आ चुके हैं, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो ना आया हो। उसके बाद में केरल के बारे में बताया गया। केरल में बेटल नट मिलता है, कोकोनट मिलता है, पपाया, जैक फ्रूट, ये फल मिलते हैं। और वहाँ पे मसाला, तेज पत्ता, इलायची, ये भी मिलते हैं। फिर रैपलिंग, रैपलिंग के बारे में भी एक बार पूछा गया था। रैपलिंग क्या है? रैपलिंग का मतलब होता है पहाड़ से नीचे उतरना, पहाड़ से उतरना रैपलिंग कहलाता है। फिर यूके यानी उत्तराखंड में नैनीताल जिम कार्बेट है। नैनीताल में जिम कार्बेट है जो कि नेशनल पार्क है। और राज भरतपुर में जो है वो क्या है? घाना है। राजस्थान में जो भरतपुर है वहाँ पे क्या है? घाना नेशनल पार्क है। तो ये जो नेशनल पार्क है यहाँ पे शिकार करना मना है। ये शॉर्ट में लिखा हुआ राजस्थान होगा। तो है रोनाल्ड रॉस के बारे में है। रोनाल्ड रॉस के बारे में बताया है कि भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने बताया कि मलेरिया जो है मादा मच्छर एनाफ्लीज यानी सिंगल सेल्ड पैरासाइट से फैलता है। जो मलेरिया है वो किससे फैलता है? मादा मच्छर एनाफ्लीज से, यानी सिंगल सेल्ड होता है ये, उससे फैलता है। अब है मलेरिया की जो दवाई है सिंकोना पेड़ की छाल से बनती है, जिसे कुनैन भी बोलते हैं। फिर झूम खेती के बारे में मिजोरम में होती है। ये झूम खेती कहाँ पर होती है? ये मिजोरम में होती है। और फसल काटकर कुछ वर्ष इसे उगाते नहीं हैं। फसल काट लेते हैं जैसे, उसके बाद में कुछ वर्ष तक उगाते नहीं हैं। फिर जब ये इसमें जो घास और बांस खड़े हो जाते हैं, फिर उसको जलाकर राख बनती है जो भूमि को उपजाऊ बनाती है। फिर उसके बाद में हल्का खोदकर बीज बोते हैं। ये झूम खेती के बारे में। उसके बाद में केंचुए के बारे में बताया गया है कि किसान का मित्र है। ये जो मिट्टी को है सॉफ्ट बनाता है, जैसे मिट्टी में छेद कर करके उसे पोला बना देता है तो मिट्टी सॉफ्ट बन जाती है। तो केंचुआ मिट्टी को सॉफ्ट बनाता है, किसान का मित्र कहा जाता है। और ये जो उपजाऊ भी बनाता है केंचुआ। फिर है मृत पत्ती और पौधों को खाते हैं। ये जो मृत पत्ती और पौधे होते हैं उनको खाते हैं। उसके बाद में है केंचुआ के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद में चिराव है नृत्य है। ये कहाँ का नृत्य है? मिजोरम का। ये मिजोरम का नृत्य है। इसमें क्या होता है? बांस पकड़कर नाचते हैं। इसमें बांस को जमीन में गाड़कर आमने सामने बैठते हैं, फिर उसमें नाचते हैं। तो ये मिजोरम का है नृत्य चिराव। इसमें क्या होता है? चावल की फसल पक जाने पर ये होता है। ये क्या होता है? जब चावल की फसल पक जाती है तब फिर ये नाच होता है। उसके बाद में बिहू है। बिहू असम का त्यौहार है। ये कहाँ का त्यौहार है? बिहू असम का त्यौहार है। ये नए चावल की फसल आने पर ये भी मनाया जाता है। जब नए चावल की फसल आती है तब मनाया जाता है। ये 14-15 जनवरी या माघ महीने में पहले दूसरे दिन में मनाया जाता है। फिर है कि घास फूस का घर जो है, इसमें क्या होता है? जब बिहू का त्यौहार होता है तो घास फूस का घर बनाते हैं, जिसे भेला घर कहते हैं। फिर है यहाँ पे जो लेडीज़ हैं, जो औरतें हैं, पीले वस्त्र पहनती हैं। बिहू से पिछले दिन की जो शाम होती है उसे उरुका कहते हैं। जैसे आज बिहू है तो इसके जो कल की जो शाम थी उसे उरुका कहते हैं। अब ये हो गया बिहू के बारे में। उसके बाद में है पश्मीना शॉल के बारे में है कि ये जो है 6 स्वेटर के बराबर गर्म होती है। कितने? 6 स्वेटर के बराबर गर्म होती है। एक पहाड़ी बकरी की खास नस्ल के बालों से बनती है। जो पहाड़ी बकरी की खास नस्ल होती है उसके बालों से ये बनती है, जो कि 5000 मीटर की ऊंचाई तक रह सकती है। अब है शॉल बनाने में 250 घंटे लगते हैं, इसलिए ये इतनी महंगी होती है। एक बाल जो है इनका, जो बकरी का जो है 6 बाल हमारे एक बाल के बराबर होता है। हमारा एक बाल और इनके 6 बाल, इतना पतला बाल होता है, इसलिए इसको बनाने में भी टाइम लगता है, इसलिए ये महंगी होती है। फिर है ग्रेगर जॉर्ज मेंडल के बारे में। ये ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक हैं। जन्म 1882 में हुआ इनका। मटर के पौधों में आनुवंशिकता की खोज की थी इन्होंने। मटर के पौधे में आनुवंशिकता की खोज की थी इन्होंने। लगभग 7 वर्ष पहले 28,000 पौधों पर एक्सपेरिमेंट किया था। उसमें से मटर के पौधे में आनुवंशिकता को बताया है, जोड़ी में बताया है कि एक खुरदरा होता है, एक चिकना होता है, एक हरा, एक पीला होता है। तो ये हमारे टॉपिक रहे। ग्रेगर जॉर्ज मेंडल के बारे में पढ़ लिया है। अब इसके बाद में और आगे के टॉपिक पढ़ेंगे।
अब उसके आगे का टॉपिक है बछेंद्री पाल के बारे में दिया गया है। तो ये बछेंद्री पाल क्या है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की तो फर्स्ट है और ये पूरे वर्ल्ड की यानी संसार की 5th महिला है, 5th लेडी है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली और संसार की 5वीं महिला है। इन्होंने जो पढ़ाई की थी वो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में की थी। फिर ये गढ़वाल के नकुटी गांव की रहने वाली हैं, गढ़वाल के नकुटी गांव की रहने वाली हैं। 23 मई 1984 को 1:07 पर ये पहुंच गई थी वहाँ पर सिर्फ एक लोगों के खड़े होने तक की सही से जगह नहीं थी। फिर है कि उसकी ऊंचाई जो है माउंट एवरेस्ट की 8900 मीटर है। इनके जो गाइड थे वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहते हैं। तो ये बछेंद्री पाल के बारे में। उसके बाद में बताया गया है कि जो टमाटर, आलू और हरी मिर्च हैं ये पुर्तगाल के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। यानी टमाटर, आलू और हरी मिर्च जो हमारे भारत में आए हैं वो दक्षिण अमेरिका से आए हैं। फिर कॉफ़ी और भिंडी अफ्रीका से आई है। बंद गोभी और मटर यूरोप से आई है। सोयाबीन चीन से आई है। इनसे क्वेश्चंस खूब बनते हैं। जो ये सब्जियां दी गई हैं कौन कहाँ से क्या आया है। उसके बाद में भाषाएं दी गई हैं। मलयालम भाषा केरल में बोली जाती है। कोंकणी कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा में बोली जाती है। मराठी महाराष्ट्र, गोवा और दमन दीव में बोली जाती है। कन्नड़ जो भाषा है वो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में बोली जाती है। फिर उसके बाद में अबू धाबी के बारे में बताया गया। ये UAE भी बोलते हैं, संयुक्त राज्य अमीरात की कैपिटल है। यानी UAE को संयुक्त अरब अमीरात हिंदी में बोलते हैं। यहाँ की अबू धाबी क्या है, कैपिटल है। रेगिस्तानी क्षेत्र में ये स्थित है। यहाँ पर खजूर बहुत मिलते हैं, रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित है। इसकी जो मुद्रा है वो मुद्रा क्या है, दिरहम है। इसकी जो मुद्रा दिरहम है और भाषा अरबी है। पेट्रोल यहाँ पर सस्ता है क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और यहाँ पर जो पानी है वो महंगा है क्योंकि कम मात्रा में पाया जाता है। अब उसके बाद में ट्रेन टिकट के बारे में है कि ट्रेन टिकट में क्या क्या होता है। ट्रेन नंबर होता है, यात्रा शुरू होने की जो डेट है और टाइम है वो होता है, बर्थ नंबर होता है या कोच नंबर होता है, कॉस्ट मीन्स किराया होता है और डिस्टेंस दूरी कितनी है, कितनी दूर जाओगे वो लिखा हुआ होता है। उसके बाद में डेंजर्स टू एनिमल्स के बारे में दिया गया है। यानी कि जो जानवर हैं उनके लिए क्यों खतरा है। तो जो हाथी है उसके दांत के लिए हाथी को खतरा है। जो गेंडा है उसको सींग के लिए खतरा है। और टाइगर, मगरमच्छ और सांप जो है, यानी बाघ बोलो या टाइगर बोलो, मगरमच्छ और सांप बोलो, तो इनको स्किन यानी त्वचा के लिए खतरा है। अब है कस्तूरी मृग, इसके जो इत्र यानी सेंट बनता है तो इसके लिए इसको खतरा है। अब है अबाउट स्लीप के बारे में कि कौन कितनी देर सोता है। जो छिपकलियां हैं तो बताया गया है कि ये पूरे 1 सीजन सोती हैं। और जो गाय है वो 4 घंटे सोती है। पाइथन यानी अजगर है 18 घंटे सोता है और जिराफ 2 घंटे सोता है। बिल्ली 12 घंटे और हाथी 2 से 4 घंटे सोती है। तो ये हमारा है। इसके बाद में फूड एंड डाइजेस्टिंग। तो फूड एंड डाइजेस्टिंग में बताया गया है जो अमाशय होता है, अमाशय का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और एसिड्स इन स्टोमक, जो हमारे पेट में जो एसिड होते हैं जिनसे खाना पचता है हमारा, वो एसिड होते हैं जिनसे खाना पचता है। और जो अमाशय का तापमान है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिर उसके बाद में बताया गया है कि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग ये ना सोचें कि ये ऐसी चीज़ें हैं। जैसे दूध को इसमें से पूछ लेते हैं किसको कैसे सुरक्षित रखा जाता है। दूध को उबाल कर ख़राब होने से बचाया जाता है और हरा धनिया गीले कपड़े में लपेटकर ख़राब होने से बचाया जाता है। फिर बने हुए जो चावल होते हैं वो पानी में कैसे रखे जाते हैं, कटोरे में चावल करके उसके बाद में एक बर्तन में पानी, तो उस कटोरे को उस पानी में रखा जाता है। बने हुए चावल को ऐसे सुरक्षित रखते हैं। फिर है प्याज और लहसुन को ड्राई ओपन प्लेस यानी कोई सूखी जगह पर, खुला जगह जहाँ पे होती है वहाँ पर रखा जाता है ख़राब होने से बचाने के लिए। फिर बीज के बारे में है, कहा गया है बीज बहुत बड़े यात्री है ये। इसमें छोटे छोटे हुक्स पाए जाते हैं जिससे ये कहीं भी कपड़ों से कहीं से चिपक जाते हैं तो एक से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। तो इसलिए ट्रैवल से इन्हें यात्री बताया गया है। और जो है इनके कई वेज होते हैं जो जिससे एक से दूसरी जगह पहुंचते हैं। कपड़ों से चिपकना या पानी से या हवा से या पक्षियों के पैरों में चिपक जाना, ऐसे पहुंचते हैं। फिर है दांडी यात्रा के बारे में। गांधी जी ने 1930 में अहमदाबाद से दांडी तक, जो दांडी यात्रा थी वो अहमदाबाद से दांडी तक गांधी जी ने 1930 में चलाई थी, जो सागर के किनारे थी, जिसका जो कि नमक कानून के खिलाफ
आंदोलन जो था वो चला था। फिर है जो मक्खी होती है, इससे पेट संबंधी बीमारी होती हैं। और जो एलगी क्या होता है, ये एलगी काई होती है, एक प्रकार का पौधा ही होता है जो बरसात में होती है, काई हरे रंग की होती है। फिर उसके बाद में ये जो जब धरती कांपी, ये चैप्टर दिया गया है हमारे 1 to 5 में जो ईबीएस की बुक चलती है, तो उसमें ये बताया गया है कि जो जब धरती कांपी का मतलब है, इसमें जो गुजरात में जब वो आया था भूकंप 26 जनवरी 2001 को कच्छ गुजरात में भूकंप आया था, उसके बारे में बताया गया है। भूकंप के बारे में है भूकंप। फिर है दशहरा बरसात के बाद और सर्दी से पहले पतझड़ में मनाया जाता है। फिर एक नेता की विशेषताएं क्या होती है, जो माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, यानी जो पर्वतों पहाड़ों पर चलते हैं, उनकी विशेषताएं पूछी गई हैं। दूसरों की हेल्प करें, मतलब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है उसकी हेल्प करें, उसका बैग उठाने में हेल्प करें, उसकी हेल्प करें। ग्रुप को आगे भेजें और खुद स्वयं पीछे जाएं। ग्रुप के लिए आराम व खाने की व्यवस्था होनी चाहिए अच्छी, तो ये लीडर जो होते हैं वही करते हैं। अगर कोई भी चीज़ अच्छी होती है तो उसको दूसरों को क्रेडिट दें और गलती होने पर स्वयं जिम्मेदार बने। क्लाइंबिंग के समय पीठ सीधी और बॉडी का जो वो है, पीठ सीधी होनी चाहिए पर बॉडी का शेप जो 90 डिग्री होना चाहिए। फिर है उसी से ठंडा उसी से गर्म, ये भी चैप्टर है जो कि लिखा गया है रिटन है बाई डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये जो लिखा गया है उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। हमारे मुंह से निकलने वाली जो हवा है, ठंडी या गर्म, वातावरण पर निर्भर करती है। मतलब हम मुंह से जब हवा फूंकते हैं तो ठंडी निकल रही है गर्म, तो ये वातावरण पर निर्भर करती है कैसा मौसम वातावरण है। जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है, जो ठंडी हवा होती है वो भारी होती है। अब है क्लोरीन। अगर हम पानी में क्लोरीन को डालते हैं तो जर्म्स जो हैं उसी में नष्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर पानी में फिटकरी को डालते हैं तो गंदगी जो होती है वो नीचे बैठ जाती है तली में। फिर है नृत्य के बारे में कि नृत्य करते समय हाथ व चेहरे का प्रयोग किस लिए किया जाता है, फीलिंग कन्वे करने के लिए, भावनाओं को देने के लिए, भावनाओं को समझाने के लिए हाथ और जो मुंह जो फेस का जो एक्सप्रेशन दिया जाता है। तो हाथ का जो एक्सप्रेशन होता है उसे मुद्रा कहते हैं और जो चेहरे का एक्सप्रेशन होता है उसे भाव बोलते हैं। फिर है विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन कहाँ पर है, मुंबई में है। और नागपांडा व अफसाना मंसूरी बास्केटबॉल टीम ये मुंबई में है। अब इसके बाद चोंगथोंग के बारे में बताया गया है कि चोंगथोंग का अर्थ क्या होता है, बहुत कम लोग, मतलब चोंगथोंग का अर्थ ही है बहुत कम लोग। यहाँ पर जो चोंगथोंग में रहने वाले लोग हैं उनको चांगपा कहते हैं। क्या कहते हैं, चांगपा। ये लोग कुल मिलाकर टोटल 5000 लोग हैं। इनका जो जीवन यापन का जो साधन होता है चांगपा लोगों का, ये पशु होता है, पशु पालते हैं। इनका जो टेंट घर को रेबो कहते हैं। याक के बालों से ये कबर बनाते हैं, जो याक होते हैं जो पालते हैं उनके बालों से ये कबर बना लेते हैं अपने शरीर को ढकने के लिए। और जानवर के बाल सॉफ्ट रखने के लिए ऊंचाई पर रहते हैं, यानी कि जानवर के जो बाल हैं सॉफ्ट रहे, उनसे ऊन बनाते हैं, उनसे ऊन बनती है, इनके बाल बिकते हैं, तो इसलिए ऊंचाई पर रहते हैं कि उनके बाल सॉफ्ट रहें। और जिस परिवार के पास जितनी भेड़ बकरी होती है वो उतना ही अमीर होता है। फिर है बंगाम गुजरात के बारे में कहा गया है कि पुराने समय में बीजों को सुरक्षित रखने के लिए लौकी की कबर को मिट्टी से लेप लेते थे। यानी बंगाम गुजरात में बताया गया है कि पहले के समय में जो लौकी होती है उसको मतलब सूख जाती है जब वो ऐसे ही, तो पहले से ही उसके ऊपर मिट्टी का लेप कर देते हैं जिससे उसके जो बीज हैं वो सुरक्षित बने रहें, या और भी कोई बीज उसमें उसको खाली करके रखते थे। फिर ऊंधिया के बारे में बताया गया है कि सब्जी है जो बर्तन को उल्टा लटकाकर कोयले पर रखकर तैयार किया जाता है। यानी ऊंधिया क्या है, एक सब्जी है जो कि एक उल्टे बर्तन में लटकाकर और कोयले पर रखकर ये बनाई जाती है, जो बाजरे की रोटी के साथ दही मक्खन के साथ खाई जाती है। और ये कहाँ पर ऊंधिया बनती है, गुजरात में बनती है। कहाँ पर बनती है, गुजरात में, गुजरात में ये बनती है। ठीक है, उसके बाद में क्रोटोन्स एक प्लांट है, क्रोटोन्स के बारे में बताया गया है। प्लांट है ये कि जड़ इसकी डीप नहीं जाती है। जो क्रोटोन्स प्लांट है उसकी जो जड़ है वो डीप नहीं जाती है और वो सिग्नल देता है प्लांट की मिट्टी सूख गई है। फिर है जंगल के बारे में कि जंगल को जो कुडुक लोग हैं वो तोरांग कहते हैं। कुडुक आदिवासी लोगों का समूह है। जो कुडुक क्या है, ये आदिवासी लोगों का समूह है। ये लोग जंगल को तोरांग कहते हैं। कुडुक एक भाषा भी है जो झारखंड की है और ये आदिवासी लोगों का समूह भी है। जिस भूमि पर उगाते हैं
जिस भूमि पर जितना उगाते हैं उसे 1 टन ऑफ लैंड कहते हैं। फिर है जंगल अधिकार अधिनियम 2007, यानी जंगल अधिकार 2007 है जो जंगल अधिकार अधिनियम। तो ये क्या है, मतलब ये जो इसमें कहा गया है कि जो लोग 25 वर्ष से जंगल में रह रहे हैं उनका अधिकार हो गया, उन्हें कोई जंगल से हटा नहीं सकता है। उसके बाद में जो पोलियो है हमारा आनुवंशिक डिसीज़ नहीं है, ये एक वायरस है। फिर पूरन पोली के बारे में बताया गया। पूरन पोली क्या है, ये मीठी रोटी है जो कि महाराष्ट्र में खाई जाती है, चना और गुड़ से बनती है और ये करी के साथ में खाई जाती है। फिर नागपुर में दाल में गुड़ या चीनी डालकर खाते हैं। बच्चू खान प्लेग्राउंड मुंबई में है जो कि एक कोच थे मुस्तफ़ा खान, इनके नाम पर पड़ा। फिर है कैसे बनाते हैं, जो टैंक और टांका बनता है वो कैसे बनाते हैं। ज़मीन में गड्ढा खोद लेते हैं, उसको पक्का कर लेते हैं, उसके ऊपर ढक्कन भी बनाते हैं और छत का पाइप उसमें ले जाकर रखते हैं जिससे बरसात का पानी इकट्ठा हो, और उस पानी को मोहरे पर जो वो होता है वहाँ पे जाली लगा देते हैं जिससे कचरा ना जाए, तो समय पर पीने के काम भी आ जाए। तो हमारा ये जो है EBS का इतना रिवीजन था जो कि पूरा हो गया है। और EBS में यूनियन टेरिटरीज भी पूछी गई थी, तो वो हम लोगों की 7 या 8 है, ऑप्शन के हिसाब से लगा सकते हैं। इस ऑप्शन में 8 का वही नहीं दिया गया था, तो 7 दिया गया था जो हमने अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया था। तो यूनियन टेरिटरीज 7 या 8 दोनों में से जो ऑप्शन हो आप लोग लगा सकते हैं। तो और मैप हमने आप लोगों को पढ़ा दिया है उस पर। तो ये जो EBS का रिवीजन है हमारा पूरा हो गया है। आप लोग कमेंट में बताएं आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी लोगों के पास पहुंच जाइए। और डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करें, जिससे वहाँ पर आप लोगों को इम्पोर्टेंट PDF मिल जाएंगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।